सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 28 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली खामेनी कैन नॉट बी अलाउड टू एग्जिस्ट इज़राइल। तो इज़राइल और ईरान का जो बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट है उसमें जो है इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनी को अब वो ज़िंदा रहने नहीं दिया जा सकता, ऐसा बोलना है उनका। और ये स्टेटमेंट उन्होंने एक हॉस्पिटल पर जो है ईरान की मिसाइल ने स्ट्राइक किया उसके बाद बोला है। तो इज़राइल ने ईरान के जो है न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया था, जिसमें अराक रिएक्टर और नतान्ज एनरिचमेंट फैसिलिटी पर एयर स्ट्राइक्स किए। और ईरान ने एक ऐसे मिसाइल का यूज़ किया जिसमें मल्टीपल वॉरहेड्स थे, और इससे जो वहाँ का सोरोका हॉस्पिटल था जो इज़राइल में है उसमें आग लग गई। और ईरान का कहना है कि टारगेट मिलिट्री इंटेल बेस था, लेकिन इज़राइल ने इसे सिविलियन अटैक्स बोला, जिसमें 40 लोग घायल भी हुए। और जो है इज़राइल का ने कहा कि जो है खामेनी खुद इज़राइल को ख़त्म करना चाहते हैं। और पीएम नेतन्याहू ने बोला ईरान को इसका भारी प्राइस जो है हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा। और यूएस का रिएक्शन क्या रहा बेसिकली कि जो है डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वो नेक्स्ट 2 वीक्स में डिसाइड करेंगे कि वेदर टू अटैक ईरान, क्योंकि कुछ चांसेस हैं नेगोशिएशंस शुरू हो सकते हैं, पर अभी तक कोई कॉन्क्रीट डिटेल नहीं है। और ईरान में बेसिकली पूरा नियर टोटल ब्लैकआउट है इंटरनेट का, ठीक है। और पूरे वेडनेसडे को ब्लैकआउट रहा है इंटरनेट का। तो ये क्लैशेस जो हैं रीजनल टेंशन्स को ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बना रहे हैं, स्पेशली जब यूएस भी मिलिट्री इंटरवेंशन कंसिडर कर रहा है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे थग लाइफ मूवी की जो कंट्रोवर्सी है उसके बीच उसके लिए है कि कमल हसन की मूवी थग लाइफ की रिलीज़ पर कर्नाटका में अनऑफिशियल जो है वो बैन लग गया था आफ्टर बैकलैश ओवर हिज रिमार्क्स जो कन्नड़ लैंग्वेज पे उन्होंने दिया आफ्टर हिज प्रमोशंस। तो उन्होंने बेसिकली ये बोला था कि कन्नड़ लैंग्वेज जो है वो तमिल लैंग्वेज से आई है, तो उस पर कन्नड़ लोगों में जो है वो बेसिकली उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस चीज़ को। तो कोर्ट का व्यू क्या है? कोर्ट का व्यू है कि फ्री स्पीच इन सिनेमा शुड नॉट लिव इन लर्किंग फियर ऑफ वायलेंस, है ना। और स्टेट की ड्यूटी है जब मॉब वायलेंस होता है और थ्रेट्स से प्रोटेक्ट करे। और कोर्ट ने कहा मूवीज़, थिएटर, पोएम रिसाइटेशन क्या सब कुछ बंद कर देना चाहिए। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने एफिडेविट में एश्योरेंस दिया कि फ़िल्म पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, थिएटर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा। और जो लोग भी इसमें सिविल और क्रिमिनल लोग शामिल थे उसमें सिविल और क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्ट्रांगली डिफेंड किया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, और पब्लिक सेंटिमेंट्स हर्ट होने पर भी वायलेंस का जस्टिफिकेशन नहीं बन सकता, ऐसा बोला है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे स्ट्राइक अगेंस्ट न्यू टनल इन हिमाचल एंटर 6th डे। तो बेसिकली हिमाचल प्रदेश में एक रेलवे के द्वारा जो है एक भानुपल्ली बाड़ी रेल लिंक का पार्ट है ये बेसिकली टनल, है ना। तो रेलवे के थ्रू बनाया जा रहा है। तो लोकल रेजिडेंट्स ने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया है टनल के अगेंस्ट। और उन लोकल्स का कंसर्न क्या है कि टनल की वजह से जो इनके घर हैं वो खतरे में आ गए हैं, और स्ट्रक्चरल सेफ्टी और डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेजर इशू बता रहे हैं, ठीक है। तो अब वेडनेसडे को डेलीगेशन ने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, बट कोई सोल्यूशन नहीं निकला, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जी जो हैं हमारे, उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में कॉन्वोकेशन में हिस्सा लिया और बोला कि जो है इंडिया जो है ग्लोबल एजुकेशन लीप में है। जो क्यूएस रैंकिंग है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, उसमें 2014 में बोलते हैं कि जो है 11 इंडियन इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडेड थे। 2026 में ये 54 इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं, और इसका क्रेडिट उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को दिया। और तो इन्होंने बोला कि ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स का असर है जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने यूथ को रिसर्च और इनोवेशन के ज़रिए एम्पावर किया है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक मल्टी डिसिप्लिनरी, स्किल बेस्ड और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जो है एजुकेशन सिस्टम को बूस्ट मिला है उससे। और इंडिया की जो हेरिटेज है और नॉलेज है सिस्टम को मॉडर्न एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है ना। तो उन्होंने बोला राजस्थान को कल्चरल प्राइड का सिंबल बताया, स्पेशली फॉर इट्स रेजिस्टेंस इन मेडिवल टाइम्स। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे नीलाम्बूर बाई इलेक्शंस वोटर टर्नआउट लाइकली टू क्रॉस 75%। तो बाई इलेक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली बाई इलेक्शन होता है बेसिकली कोई एमपी या एमएलए जो है अगर वो अपने टर्म से पहले रिज़ाइन कर देता है ना, या डेथ हो जाती है,
या डिसक्वालीफाई हो जाता है किसी रीज़न से, ठीक है, तो उसकी सीट खाली हो जाती है और उस वेकेंट सीट को फिर जो है भरने के लिए फिर से एक छोटा इलेक्शन करवाया जाता है और उसे ही बाई इलेक्शन बोलते हैं। और यूजुअली ये इस रिजिग्नेशन, डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन के 6 मंथ के अंदर कराना होता है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है इसको, बिल्कुल नॉर्मल इलेक्शन की तरह। ये जो नीलाम्बूर का इलेक्शन है वो वहाँ के एमएलए हैं, वो रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, उसकी वजह से ये करवाया जा रहा है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली इंडिया इसरो अनाउंसेस भारतीय अंतरिक्ष हैकेथॉन। तो इसरो के जो चेयरमैन, इसरो ने एक स्पेस हैकेथॉन लॉन्च किया जिसमें स्टूडेंट्स को 14 चैलेंजेस के थ्रू जो है अपने आइडियाज़ जो है सबमिट कर सकते हैं वो, और कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी स्कॉलर्स। तो स्टूडेंट जो सबमिट कर सकते हैं इनोवेटिव आइडियाज़ जो भी रिलेटेड हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से, रिसर्च से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग इसरो के लिए, है ना। उसे इस वेबसाइट पे जो है जाके रजिस्टर कर सकते हैं। लास्ट डेट 9 जुलाई है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे इंडिया टू हेल्प सिटीजन्स हु विश टू लीव इज़राइल वाया लैंड बॉर्डर। तो ऑपरेशन सिंधु चलाया, ऑपरेशन सिंधु इंडिया ने चलाया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, ताकि जो है जो ईरान में फंसे हुए जो भी स्टूडेंट्स हैं या सिटीजन्स हैं उनको वापस इंडिया लाया जा सके, है ना। और उन्होंने वो क्रॉस किया पहले आर्मेनिया, ठीक है, बाई लैंड, फिर वहाँ से फ़्लाइट ली दिल्ली के लिए, ठीक है। और फिर जो है उसके बाद में बताते हैं कि जो है इवैक्यूएशन प्लान चल रहा है इज़राइल से भी। बेसिकली जो इज़राइल में फंसे हुए लोग हैं उनको भी निकाला जाएगा। अराउंड 36,000 इंडियंस जो है वर्क कर रहे हैं इज़राइल में। और एयरपोर्ट शटडाउन है पूरा इज़राइल में, तेल अवीव में, तो उनको इज़राइल के लैंड बॉर्डर पे लाया जाएगा। उसके बाद फिर नेबरिंग कंट्रीज से फ़्लाइट उनको इंडिया के लिए दिलवाया जाएगा। जो है यहाँ पे इंडिया के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने फ़ोन कॉल किया इज़राइल के डिफेंस डायरेक्टर जनरल मेजर को और बताया कि जो है करंट सिचुएशन जो है वो वेस्ट एशिया में उसको जो है डिस्कस किया, स्पेशली ग्रोइंग टेंशन जो ईरान और इज़राइल में है। तो इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड क्या है कि इंडिया डीपली कंसर्न्ड है जो है वो अबाउट द एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट, और अवॉइड करें कोई भी एस्केलेटरी स्टेप्स जो है वो बोला, और यूज़ करें डायलॉग और डिप्लोमेसी, फोकस करें डी एस्केलेशन पे और पीस पे, ठीक है। और तो बेसिकली एडवाइजरी जो इंडियंस को दी है उस रीजन में इंडिया ने, और कि जो है वो टच में रहे। इंडियन मिशंस इन बोथ कंट्रीज़ आर इन टच विद सिटीजन्स। तो और सारे नेशनल्स को एडवाइस किया गया है केयरफुल रहें और अलर्ट रहें और स्टे कनेक्टेड रहें इंडियन एम्बेसीज़ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया बैक्स एट SILF ओवर फॉरेन लॉ फर्म्स। तो अभी हुआ क्या था, बेसिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो फॉरेन लॉयर्स और लॉ फर्म्स को इंडिया में लिमिटेड तरीके से काम करने की परमिशन दी थी एडवाइजरी रोल में, है ना। और इस पर जो है सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स ने अपोज़ किया था और इससे बोला था कि जो फॉरेन लॉ फर्म्स हैं उनका आना अनफेयर कंपटीशन क्रिएट करेगा जो यहाँ की लीगल सिस्टम है उस पर। उनका मानना है कि इससे इंडियन लीगल सिस्टम और प्रोफेशन को जो है नुकसान होगा, है ना। तो अब जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि ये डिसीज़न जो है लार्जर कम्युनिटी के इंटरेस्ट में लिया गया है और स्पेशली एमर्जिंग लॉ फर्म्स के लिए। तो रिसेंटली जो है एडवाइजरी रोल में इन्होंने लिमिटेड परमिशन दी थी और इंडियन कोर्ट्स में अभी प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है ना। सीआई का क्या कहना है, इससे लीगल सेक्टर ओपन होगा और नए इंडियंस को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू ऑर्गेनाइज ग्लोबल मीट ऑन डिकोडिंग इंडियन इंडस वैली स्क्रिप्ट। तो इंडस स्क्रिप्ट कॉन्फ्रेंस में बेसिकली जो ऑर्गेनाइज होगी 20 से 22 अगस्त 2025 में ग्रेटर नोएडा में, उसमें गोल रहेगा कि डिस्कस करना कि जो है हाउ टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंडस वैली सिंबल्स। जो इंडस वैली के सिंबल्स हैं और स्क्रिप्ट्स हैं उसको कैसे रीड करना है, उसके लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है। तो उसमें बेसिकली क्या है, इंडस स्क्रिप्ट एक सेट ऑफ 400 प्लस पिक्टोरियल सिंबल्स हैं, ठीक है, यूज़ किए जाते थे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में, और ये स्टिल अनडिसाइफर्ड हैं, है ना। इनको अभी भी समझा नहीं गया क्या ये रियली मीन करते हैं और कोई बाइलिंगुअल टेक्स्ट नहीं है, तो इससे डिकोडिंग जो है वो हार्ड हो जाती है ना। कुछ स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट्स हैं, सिंबल्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड्स और साउंड्स दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ का मानना ऐसा भी है ना। इसको डिसाइफर करने के फ़ायदे क्या होंगे कि बेसिकली जो है अनलॉक करेगा सीक्रेट जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन के,
और हमें और भी पता लगेगा उनकी लैंग्वेज, सोसाइटी, ट्रेड, रिलीजन और कल्चर के बारे में, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे अंडर रिपोर्टिंग के बारे में है, डिसेबिलिटी रिलेटेड डेटा के बारे में। तो बोला जा रहा है 2011 में जो सेंसस में रिपोर्ट किया था इंडिया ने, 2.21% जो लोग हैं वो डिसेबल्ड हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, है ना। और बट ग्लोबल जो एस्टिमेट है WHO का, वो उसका मानना है कि 20 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो जो कि 10 गुना ज़्यादा है, वो फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं इंडिया में। तो प्रॉब्लम क्या है, राइट्स एक्टिविस्ट और एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि जो इन्यूमरेटर्स जो क्वेश्चन पूछने जाते हैं वो सिंपलिस्टिक और नेगेटिव क्वेश्चंस जैसे कि पूछते हैं, जैसे कि आर यू डिसेबल्ड और नॉट, तो येस और नो में जवाब देना पड़ता है। ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है रियल कंडीशन को। और जो भी सर्वेयर्स होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती है, कोई एक्सेसिबिलिटी फीचर्स नहीं है ब्रेल्स का, है ना, इंडियन साइन लैंग्वेजेस का, स्क्रीन रीडर फ्रेंडली फॉर्म नहीं है, ट्रेंड एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। तो ब्रेल्स क्या बेसिकली एक सिस्टम है जो ब्लाइंड और विजुअल्स को हेल्प करता है, उनको इम्पेयर्ड पीपल्स को, ताकि वो जो है लिख सके और समझ सकें, ठीक है, रीड एंड राइट। अब इनकी डिमांड क्या है, बेसिकली जो नेक्स्ट सर्वे हो उसमें बेसिकली बेटर डिसेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं, है ना, नेक्स्ट सेंसस में वेल ट्रेंड स्टाफ हो और सेंसिटिवली जो क्वेश्चन पूछ सकें, येस और नो टाइप के क्वेश्चन से शिफ्ट करें जो है बेसिकली डिटेल्ड और रेस्पेक्टफुल ऑप्शंस पे, ठीक है। और जो है प्रोसेस एक्सेसिबल बनाएं साइन लैंग्वेज के थ्रू, ब्रेल्स के थ्रू, और टेक्नोलॉजी टूल्स का यूज़ करें, है ना, और इंश्योर करें फुल पार्टिसिपेशन हो, ताकि जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का, ताकि एग्जैक्ट डेटा मिल पाए, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे इन अ फर्स्ट ट्रम्प सेज लीडर्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंडेड द कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी जैसा कि आपको पता है कि जो है पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं आसिम मुनीर, उनको लंच पे बुलाया था ये US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। तो उन्होंने बोला कि जो है पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ और जो है PM नरेंद्र मोदी जी ने डिसाइड किया एंड करने का कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली, और उसको प्रेज़ किया इन्होंने। और उन्होंने बोला कि जो है वो न्यूक्लियर वॉर में बदल सकता था, लेकिन टू वेरी स्मार्ट लीडर्स चोज पीस। और अर्लियर क्लेम्स क्या थे इनके कि जो है ट्रंप ने क्लेम किया था क्रेडिट कि उन्होंने मेडिएट कराया है सीज़ फायर, और अब जो है वो ही सीम्स टू बी गिविंग क्रेडिट टू इंडिया एंड पाकिस्तान डायरेक्टली, है ना। तो अब ये बेसिकली इन्होंने देखिए क्या बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ रिपोर्टेडली सजेस्ट कर रहे हैं कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए प्रिवेंट करने के लिए वॉर, है ना। और ट्रंप बोल रहे हैं कि जो है हम जो काम कर रहे हैं जो ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए, है ना। और बट यहाँ पे तो कुछ इंटेंशन तो कुछ और ही लगता है। उन्होंने ये डिस्कस किया कि इज़राइल जो ईरान और इज़राइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसमें वो उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ डिस्कस किया और हिंट किया कि जो है US जो है यूज़ कर सकता है पाकिस्तानी बेसिस, ठीक है, ताकि ईरान पे कोई जो है स्विफ्ट एक्शन लिया जा सके इन केस ऑफ वॉर और एनीथिंग। तो जो है उसका यूज़ करने का बेसिकली प्लान लग रहा है ना, पाकिस्तानी बेसिस का। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे इन UK विजिट गोयल सेज इंडिया सीकिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स विद रिच डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। तो इंडिया का न्यू ट्रेड फोकस अब इन्होंने बोला है कि क्या फोकस है, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, UAE और EFTA, यूरोप के डेवलप्ड नेशंस जो भी हैं इसमें आते हैं ना। तो इन देशों के साथ जो है वो प्रोडक्ट्स और इंडिया के प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ compete नहीं करते हैं बेसिकली, बल्कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और इन्होंने बोला जो पहले एग्रीमेंट्स करते थे आसियान कंट्रीज़ के साथ, है ना, जो RCP के साथ, तो ये बेसिकली जो है क्या है कि इससे ये बोला कि जो है ये इन कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी कंट्री के प्रोडक्ट के साथ compete करते थे, इसलिए ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था। और जो है इन कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स जो है एक दूसरे को compete नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला कि जो है इंडिया में जीन्स जो है सस्ती बनती हैं, है ना, और मेडिकल डिवाइसेस रिच कंट्रीज़ में एफिशिएंटली बनते हैं। तो अब ये क्या है कि विन विन मॉडल बोला इन्होंने, है ना। और बोला कि जो है पेशेंट्स इंडिया में आकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिससे UK के जॉब्स इफेक्ट ना हो, पर हेल्थ सिस्टम को हेल्प मिलेगी, ऐसा इन्होंने बोला। टाइप से नया ट्रेड मॉडल दिख रहा है कि जो है वर्क विद द लाइक माइंडेड कंट्रीज़, डेमोक्रेटिक और नॉन कॉम्पीटिंग जो इकोनॉमीज़ हैं, ताकि म्यूचुअल ग्रोथ, इनोवेशन और स्टेबल ट्रेड रिलेशंस हो सकें, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे राजनाथ सिंह टू पार्टिसिपेट इन
संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन चाइना। तो पहले SCO के बारे में जान लेते हैं, क्या है SCO। तो SCO एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, और एक यूरेशियन जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी है। एम करता है पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी रीजन में, ठीक है। और ये 2001 में बनाया गया था, ठीक है। इसका नाम संघाई 5 था 1996 में, ठीक है। मेंबर्स ने बाद में इसे फुल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, कज़ाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान और बेलारूस, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज़ आते हैं। ज्वाइनिंग प्रोसेस इसका बेलारूस का 2025 में चालू है। ईरान ने 2023 में ज्वाइन किया था। जो इसका हेडक्वार्टर है SCO का, वो बेसिकली बीजिंग में है, बीजिंग चाइना, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, बॉर्डर पीस, है ना, यूरोपीय इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी रहता है ना, जैसे ट्रेड, एनर्जी, कनेक्टिविटी, कल्चरल टाइज़, है ना, यूथ एक्सचेंज, फेस्टिवल्स, एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये सब चीज़ें इसमें रहती है। और इंडिया जो है फुल मेंबर है इसका 2017 से, है ना, SCO का, ठीक है। तो अब ये मीटिंग होने वाली कहाँ वाली है, बेसिकली चाइना में होगी, किंगदाओ चाइना में, ठीक है, 25 से 27 जून के बीच में, ठीक है। और ये राजनाथ सिंह जी का पहला चाइना विजिट है आफ्टर 2020, जो गलवान क्लैश हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ठीक है। और इंडिया और चाइना के बीच नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस चालू है, जिसमें ट्रेड, ट्रैवल और डायलॉग मैकेनिज्म दोबारा रिज्यूम किए जा रहे हैं, ऐसा बोलना है। और तो फिर इसमें जो है कि यही सब डिस्कस किया जाएगा, डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन, एंटी टेरर कोऑर्डिनेशन, जो उनका SCO का जो एक स्ट्रक्चर है, रैट्स स्ट्रक्चर, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, है ना, उसके अंडर। और इंडिया का स्टैंस जो है इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को, वो भी क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, ऐसा इसमें बोलना है ना। एक रिपोर्ट के हिसाब से, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, उसमें क्लास 10th और 12th में के बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हिंदी मीडियम जो है वो चूज़ किया है, ठीक है, हिंदी मीडियम चूज़ किया है। और इंग्लिश मीडियम सेकंड नंबर पे रहा, ठीक है। बाकी 16 रीजनल लैंग्वेजेस का यूज़ बहुत कम स्टूडेंट्स ने किया, ऐसा बोलना है। तो हिंदी का जो यूज़ किया वो 39% रहा, जबकि इंग्लिश का 31% समथिंग रहा, है ना। और इसमें बोलते हैं कि जो है तेलुगु, कन्नड़ और असमीज़ जो मीडियम स्टूडेंट्स हैं, उनका रिज़ल्ट नेशनल एवरेज से काफ़ी कम रहा। और मलयालम जो है, उड़िया और मणिपुरी जैसी मीडियम ने टॉप परफॉर्मेंस दिया, ऐसा बोलना है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे इंडिया FDI स्लिट्स 1.8% इन 2024, शेयर इन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्लाइन। तो यूनाइटेड नेशंस की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की डेवलपमेंट में जो है FDI का रोल काफ़ी कम रह गया है अब। और इसमें पहले एक बार चीज़ बता देता हूँ, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। कैपिटल फॉर्मेशन होता है कि जब नए फैक्ट्रीज़ और मशीन्स, इंफ्रा, ये सब एसेट्स बनाए जाते हैं, उसे कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ये कंट्री की डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि 2020 में जो है FDI जो है वो 8.8% इंडिया का कैपिटल फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट करता था। वहीं 2024 में जो है वो घटकर जो है 2.3% ही रह गया, है ना। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो जो है लगभग 2020 में 17.9% ऑफ FDI था, जो कि FDI जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली। और इन्वेस्टमेंट स्टॉक जो है ये 2023-24 में वो गिर कर 14% ऑफ GDP रह गया, ठीक है। और इंडिया ने सिर्फ जो है $27.6 बिलियन FDI अट्रैक्ट किया, जो 2020 से काफ़ी कम है ना। तो FDI कम क्यों हो रहा है, उसका रीज़न बताते हैं ये कि एक तो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है, दूसरा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो भी चल रही हैं, है ना। डोमेस्टिक पॉलिसी भी चेंज हुई है, डोमेस्टिक पॉलिसी चेंज हुई है ना। और जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इशू है यहाँ पे, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इशू, ये 4 रीज़न्स बताते हैं ये, है ना। इनकी रिपोर्ट के हिसाब से गुड न्यूज़ ये है कि बाकी सोर्सेज कैपिटल फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग रही है, यानी कि इंडिया में FDI ज़रूर कम हुआ है, लेकिन जो बेसिकली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ने इकोनॉमी को सपोर्ट किया है ना, ऐसा बोलना है। इम्पॉर्टेंट क्यों है न्यूज़, बेसिकली जो है एक सिग्नल है पॉलिसी मेकर्स को कि जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए रिफॉर्म्स और जो ईज़ है ऑफ डूइंग बिजनेस,
उसको इम्प्रूव करना होगा, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली जो टेक फर्म माइंडट्री है उसने अनवील किया है ब्लू वर्स फॉर एआई इकोसिस्टम, एक बिजनेस यूनिट है ये। तो एक एआई सर्विस प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ब्लू वर्स, है ना। तो अब ये एक ऐसा एआई टूल किट है जो बिज़नेस को स्मार्ट बनाता है, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट, ऑटोमेशन एजेंट या इंडस्ट्री स्पेसिफिक एआई टूल्स, है ना, सब कुछ एक जगह पर मिलेगा। इससे कि जो है बिज़नेस में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और बिज़नेस फंक्शन में एआई को एम्बेड करेगा ये, और है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये चीज़ है कि जैसे किसी भी मशीन को ऐसे ट्रेन करना कि वो ह्यूमन लाइक जो है वो इंटेलिजेंस है, उसको इंसान की तरह सोच सके। जैसे इंसान सोचता है, सीखता है और फैसले लेता है, वैसे ही मशीन भी कर सके, है ना। तो अब ये जैसे कि एग्जांपल्स इसके हो गए जो फेस साइड जो आप एलेक्सा यूज़ करते हैं, सीरी यूज़ करना, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, चैट जीपीटी हो गया, है ना। और जो रेकमेंड करता है, जो आपने कुछ शॉपिंग किया तो अमेज़न वैसे ही दिखाने लगता है या फ्लिपकार्ट वैसे ही दिखाने लगता है प्रोडक्ट्स। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली जापानीज शिपिंग लाइन टू डीपन प्रेजेंस इन इंडिया। तो जापान की जो एक दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है जिसका नाम है मित्सुई ओएसके लाइंस, वो इंडिया में अपना बिज़नेस और प्रेजेंस बढ़ाने जा रही है, क्योंकि वो यहाँ मैरीटाइम जो इंडिया में उसको बहुत पोटेंशियल दिखता है मैरीटाइम ट्रेड में, है ना। और 3 बड़ी स्ट्रेटजीज़ हैं इनकी कि लोकल लीडरशिप को एम्पावर करना, नेट ज़ीरो 2050 तक, है ना, और डाइवर्सिफिकेशन जो है ना, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में। तो स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कई सारे। और इंडिया के लिए क्या है कि जो है इंडिया के लिए क्या प्लान है कि इंडिया में जो है कार कैरियर्स और ऑफशोर एसेट्स में भी इंटरेस्ट है। एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि ऑयल गैस पर फोकस रहेगा, और शिप्स इंडिया के लिए लाए जाएंगे जब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को ज़रूरत हो, है ना। तो ग्रीन फ्यूचर में भी हेल्प करेगा, जैसे कि एलएनजी शिप्स से जो है 25% तक एमिशन कम होगा, और हाइड्रोजन और अमोनिया पे भी चल सकती हैं जो उनकी ड्यूअल फ्यूल वेसल्स हैं। स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं जो क्लीन टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स पे काम कर रहे हैं। तो अगर शॉर्ट में बोले कि जापान जो है वो बड़ी शिपिंग कंपनी जो है के साथ इंडिया को मैरीटाइम पावर हाउस मानती है और यहाँ बड़े इन्वेस्टमेंट और ग्रीन फ्यूचर के लिए कमिटेड है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे जो चाइना की जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो एक कंपनी है जिसका नाम है BYD, वो अपने 22,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ जो है वो ब्राज़ील पहुँचा। ब्राज़ील अभी भी बेसिकली ओपन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बाहर के। तो ये जो है चाइना की टॉप ईवी कंपनी है। और प्रॉब्लम क्या है कि ये जब यहाँ पे ब्राज़ील में भेजी गई हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो जो वहाँ के लोकल ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं और वर्कर्स को डर है कि उनके काम और फैक्ट्री को ख़त्म कर सकता है ये। और चाइना के जो कार का एक्सपोर्ट है वो बेसिकली फ़ास्ट ग्रो कर रहा है ना। और इंडस्ट्री के लोग चाहते हैं कि ब्राज़ील ईवी इंपोर्ट्स पर जल्दी जो है 25% तक ड्यूटी लगाए, ताकि वहाँ पे लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और यूरोप और यूएस ने चाइनीज़ कार पर हाई टैरिफ लगा दिए, लेकिन ब्राज़ील अभी भी ओपन है, इसलिए जो है यहाँ पे एग्रेसिवली जो है BYD एक्सपैंड कर रहा है, ऐसा बोलना है। तो जो है बेसिकली यहाँ पे जापान बैक टू लॉन्ग टर्म लिक्विफाइड नेचुरल गैस डील्स ऑन एआई बूम एनर्जी प्लान। तो अभी क्या है कि बेसिकली हाइड्रोजन और एमोनिया जो है का कॉस्ट हाई है ना, और सोलर और जो विंड एक्सपेंसिव है काफ़ी, वो भी एनर्जी। तो इसलिए जापान LNG पे वापस जा रहा है। तो अब ये फिर से LNG इंपोर्ट करने में जो है वो इंटरेस्ट दिखा रहा है जापान, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम है और एनर्जी डिमांड्स की वजह से, ठीक है, क्योंकि एनर्जी डिमांड ज़्यादा है। न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी के बावजूद भी अब गैस अब भी ट्रांजिशन फ्यूल के रूप में इम्पॉर्टेंट है, ऐसा बोलना है। और ये बेसिकली AI डेटा सेंटर्स जो है वो काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, है ना। और ये बोलते हैं कि बेसिकली 2050 तक गैस इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो जापान ने जो है कतर, UAE और US के सप्लायर्स के साथ 15 से 20 साल के लिए LNG कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और तो ये बेसिकली इसकी डिमांड बढ़ने का ही जो है वो एस्टिमेट करते हैं, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली रशिया वॉर्न्स अगेंस्ट US मिलिट्री इंटरवेंशन इन इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। तो रशिया ने वार्न किया है बेसिकली अमेरिका को कि अगर US ने जो है ईरान पर कोई भी मिलिट्री अटैक किया तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही डेंजरस होंगे।
और ये इज़राइल ने बैकग्राउंड क्या है कि वही चीज़ इज़राइल ने पिछले हफ्ते ईरान पर बड़ा एयर स्ट्राइक किया और ईरान ने भी जवाब में मिसाइल और ड्रोन्स अटैक किए। और अभी तो जो है बेसिकली ईरान ने इज़राइल के एक हॉस्पिटल पे भी अटैक किया, ऐसा बोलना है। और अब स्पेकुलेशंस ये है कि अमेरिका इज़राइल का साथ दे सकता है, ठीक है। और इसलिए रशिया ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है। और तो अब ये रशिया और ईरान का स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है ना, रशिया और ईरान का। कुछ महीने पहले भी एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, है ना, लेकिन पुतिन ने क्लियर किया ईरान ने अभी तक रशिया से मिलिट्री हेल्प नहीं मांगी है ना। और रशिया बोलता है कि रशिया चाहता है कि वेस्ट एशिया में जो है वो पीस हो, और पुतिन खुद को मीडिएटर के रूप में दिखाना चाहते हैं, है ना। और रशिया का गोल है कि इज़राइल ईरान वॉर में खुद को न्यूट्रल और रिस्पॉन्सिबल पावर दिखाना चाहता है ना। तो ये था पूरा आज का हमारा 20 जून का द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें सारी न्यूज़ हमने डिटेल में काफ़ी डिस्कस करी। और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।